स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम IAS यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ रिचा। हिस्ट्री की NCERT देख रहे हैं। क्लास 6 की NCERT है जो डेली वीडियो आपको 8 बजे मिल जाता है। तो इसमें हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना है, चैप्टर 5, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। चलिए, ये इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पुस्तकालय से मेरी। तो वेद क्या है, और ये बच्चा है वहाँ अपने स्कूल जाता है, तो वह क्लास में पुस्तकालय में जाता है। तो पुस्तकालय में बहुत सारी बुक रखी होती हैं, रैक से मोटी मोटी बुक रखी होती हैं। तो ये खोलने की कोशिश करता है, तो ये है, तो वो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक, नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें जैसे आपने वेदों के बारे में सुना होगा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो इसमें से सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग अगर बात की जाए तो 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी इसमें बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं जिन्हें हम सूक्ति कहते हैं। सूक्तियों का आखिर मतलब क्या होता है, तो अच्छी तरह से बोला गया। यानी जो सूक्त है उन्हीं का मीनिंग होता है कि बहुत अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त हैं वो अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति से, यानी उनकी बातों से, उनकी प्रार्थनाओं से रचे गए हैं। इसमें 3 देवता, यानी ऋग्वेद जो है, ये ऋग्वेद जो है, इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ज़्यादा मेन है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता, अग्नि है वो आग के देवता हैं। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। और सोम जो है, सोम एक गॉड है, इसी में वो एक पौधा है जिसमें एक खास पेय पाया जाता है। पेय का मतलब है पीने योग्य पदार्थ। तो ये भी सब इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक तरफ से बताती जा रही हूँ। इसके जो ऋग्वेद है उसकी रचना ऋषि मुनियों ने भी हमारे की है। और आचार्यों, विद्यार्थियों इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते हैं। मतलब जो देखिए, हम जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे टीचर्स इन्हें जैसे हूबहू जो अक्षर, जो शब्द और जो सेंटेंस लिखे हुए हैं उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे से कोशिश करवाते हैं, हमें वो चीज़ याद करवाने की। तो ये हमारे टीचर्स करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जो ऋग्वेद की जो भाषा है, ये जो ऋग्वेद जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अगर लैंग्वेज कोई पूछे तो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। और जो हम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं, ये संस्कृत उस संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न होती है। अब हम देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाओं में क्या देखेंगे, जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय, यानी भारत प्लस यूरोपीय। संस्कृत भाषा भारोपीय, जो भारत और यूरोपीय यानी भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भारत की भी है और यूरोपीय देशों की भी है। भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं हैं, जैसे फारसी। तथा यूरोप में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि। कुछ भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं और कुछ यूरोप में हैं। तो इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है, यानी भारत और यूरोपीय की जो भाषाएं हैं उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन भाषाओं का इमर्जेंस हुआ था, इनकी स्टार्टिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनमें जो शब्द थे वो एक जैसे थे, यानी सेम टू सेम थे या हूबहू थे। इसीलिए इन्हें स्टार्टिंग में भारत और यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा कहा गया। चीज़ याद रखिएगा। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम मान लें, मातृ मतलब संस्कृत, माँ मतलब हिंदी और मदर मतलब अंग्रेजी। देखिए, मातृ, माँ, मदर, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो आखिर क्या हमें इन भाषाओं में कोई समानता नज़र आती है?
तो उपमहाद्वीप में जो भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब ये जो भाषा परिवार है, ये जो ये गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और इधर मैंने आपको ये भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटावली ये बताई हैं। अब इनकी भी उपभाषाएं या बोली जाती हैं। अब जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो ये भी तो उपभाषाएं हो गई ना। उसके बाद जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। तो अब इनमें भी देखिए क्या है कि वैसे तो ये मेन जो लैंग्वेजेस है वो भारत और यूरोपीय देशों की हैं, लेकिन उनके बाद भी जो ये जो लैंग्वेजेस हैं उनके भी कुछ सब सेक्ट बने हुए हैं। तो ये रीजन के हिसाब से वेरी करता है। जैसे अगर आप बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज होती है वो अलग तरीके से बोली जाती है, लेकिन बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज है, जितने भी बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, अब वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंड की लैंग्वेज में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। यानी जो लोग हैं वो उसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। या कहीं भी जाइएगा, किसी भी स्टेट में जाइएगा तो उसके जो अलग अलग ज़िलों हैं उनमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा उस लैंग्वेज को लेकर बोली जाती है। तो वो रीज़न के हिसाब से वेरी करता है। ये इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उसके बाद अगर जो किताबें लिखी और छापी गई उनका भी अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। और उसके बाद ये जो रचनाएं की गई थी इन्हें सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन इनके जो छापने का कार्य है वो 200 साल पहले ही हुआ है। यानी इन्हें लिखा तो गया था, बहुत सारी चीज़ें तांबे के पत्तों पर लिखी गई थी। मैंने आप लोगों को बताया था जब बुक कॉपी नहीं होती थी तो लोग उन्हें पत्तों पर ही लिखते थे। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो उन्हीं चीज़ों को प्रिंट करने की कोशिश की गई और आज वो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में या बुक फॉर्म में है। एक कलेक्शन है हमारे पास पूरा। अब हमारा जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना ग्रंथ है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो जब ये सबसे पुराना ग्रंथ है तो हमें आखिर इसके बारे में क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर जो इतिहासकार हैं वो इस वेद का यानी ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता ये चैप्टर 2 वगैरह में, चैप्टर 1 में और चैप्टर 3 में ये जो चीज़ें थी इनके बारे में वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2, 1 नहीं देखे हैं तो उन्हें आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले वाला चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट था जो आरंभिक नगर था और पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा लिंक करता है। तो वैसे तो मैंने एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किया था, खैर वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, वरना मेरा तो जो काम है वो मैं कर रही हूँ। तो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता जो हैं वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, यही चीज़ उसमें हमने बताया था आपको। तो उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो अवशेष प्राप्त है हमें, उसके अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। यानी जो स्रोत ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो पहले लिखे जा चुके हैं, तो उसमें अब जैसे ऋग्वेद में सूक्त वार्तालाप के रूप में इसमें सूक्तियाँ लिखी गई हैं। तो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूज्य 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक सूत का अंश है। मतलब देखिए ये ऋग्वेद में बात बताई गई है कि जो विश्वामित्र, आप लोगों ने ये ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, इनका नाम सुना होगा, और जो व्यास और जो सतलुज नदी हैं उन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता था। तो विश्वामित्र और व्यास और सतलुज के बीच का एक संवाद दिया गया है। अब देखिए ये इस टाइप से ये लिखा गया है, जिसे ये लैंग्वेज तो हमें नहीं आती है। ये ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना है जो किसके भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। और ये पांडुलिपियाँ कश्मीर में पाई गई थी। ये जो पांडुलिपियाँ, ये जो इस टाइप से ये देखिए लिखा हुआ है, ये आपको अगर पढ़ना होता हो तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं आता है।
तो ये पांडुलिपियाँ जो थी वो कश्मीर में पाई गई थी और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने और इसका उपयोग किया गया था। मतलब ये जो पांडुलिपियाँ थी उनकी छपाई की गई थी, मतलब उनको प्रिंट किया गया था और इसका उपयोग किया गया था। साथ ही में इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। तो पांडुलिपि जो है वो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में संरक्षित है। ये जो पांडुलिपि है इसे प्रिंटेड करने की कोशिश की गई थी, तो ये महाराष्ट्र के उसमें वो है। ये जो विश्वामित्र और नदियां हैं, यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोग रीड करना चाहें तो ये वीडियो पॉज करके मैं ऐसे दिखा देती हूँ बड़ा करके, ये देखिए। तो आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ। अब देख लेते हैं इनका क्या एस्पेक्ट्स है। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रियों की बात कम की गई है, पुत्रों की बात ज़्यादा की गई है। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी ऋग्वेद में लोग जो थे, अब अनेक प्रार्थनाएं हैं, तो इससे हमें उस समय की समाज के बारे में पता चलता है कि हो सकता है उस समय जो समाज था वो पुत्र सत्तात्मक था। लोग जो थे वो पुत्रों की मांग ज़्यादा करते हैं और मवेशियों यानी घोड़ों की भी प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं ज़्यादा। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलता है कि हो सकता है उस समय जो युद्ध वगैरह थे लोग वो ज़्यादा करते थे, तो घोड़ों वगैरह की मांग भी उस समय ज़्यादा थी। उसके बाद घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम लाया जाता था। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, तो महाभारत में जो प्रयोग किया गया है खींचने के लिए लाया जाता था। और इन लड़ाइयों में जो मवेशी थे वो जीत कर लाए जाते थे, जो जानवर थे वो जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जो थी वो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलें हों, उपजाया जा सके, तो उनके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। उसके बाद कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये लड़ाइयाँ बताई गई हैं कि आखिर किन किन चीज़ों के लिए लड़ी जाती थी। उसके बाद युद्ध में जीतने वाले धन का कुछ भाग, जैसे युद्ध में अगर कोई पर्सन जीता तो उसका कुछ भाग जो थे वो सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों में भी बांट दिया जाता था। मान लीजिए कोई पर्सन जीता तो उसका कुछ परसेंट, जैसे 5%, 10%, 20%, तो वो रख लेते थे सरदार, और कुछ परसेंट पुरोहितों को दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी दिया जाता था। यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुति देने का मतलब होता है कि ऐसे आप ये 3 उंगलियों से, मैं डायग्राम इसमें कैसे बताऊँ, आई होप आप लोगों को पता हो। ये हमारी 3 उंगलियां रहती हैं और अंगूठे को इसमें हम मर्ज करके और अपने यज्ञ देते समय जो भी सामान रहता है उसे हम यज्ञ कुंड में डालते हैं, तो वो उसे आहुति देना बोलते हैं। तो उसके बाद ये देवी देवताओं को भी दी जाती थी। साथ ही घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती है। जैसे जानवरों की आपने ये भी सुना होगा ना कि बलि दी जाती थी, तो सेम वैसी चीज़ें थी। उसके बाद जो अधिकांश पुरुष थे वो इन युद्धों में भाग लेते थे। जो ये युद्ध लड़े जाते थे उनमें बहुत सारे पुरुष जो थे वो युद्धों में भाग लेते थे। यहाँ पर अभी भी कोई स्थायी सेना का प्रचलन नहीं था, यानी लोगों की स्थायी सेना नहीं होती थी। लोग जो थे वो सभाओं में मिलते जुलते थे। सभा का मतलब है एक कमेटी, एक बैठक टाइप, जिसमें लोग जो थे वो सभी लोग इकट्ठा होकर मिलते जुलते हैं और बैठते हैं और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। साथ ही में वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। उसके बाद नेक्स्ट, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ
हमें ऐसे भी इतिहास में शब्द मिलते हैं जो लोगों की विशेषताएं बताते हैं। अब विशेषताएं कैसे बताते हैं? अब विशेषताओं में देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा सकता है। लोगों का जो वर्गीकरण है, मतलब लोगों को किन सेक्ट में बांटा जा सकता है। अब जैसे हम बोलते, लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं, आपकी क्या भाषाएं हैं, परिवार, समुदाय, निवास स्थान आखिर कहाँ हैं। तो इन हिसाब से, इस हिसाब से वर्गीकृत लोगों को किया जा सकता है इसी आधार पर। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द भी दिए गए। ऐसे में दो समूह बनाए जाते हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। काम के आधार पर कैसे? कुछ पुरोहित थे, एक सेक्ट जो था वो पुरोहित का था। अब पुरोहित कैसे? जैसे कभी कभी पुरोहित जो थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, और ये क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग जो थे वो राजा थे। तो ये लोग क्या करते थे? जो पुरोहित थे वो पूजा पाठ करते थे और ब्राह्मण हुआ करते थे, और पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करवाते थे, अनुष्ठान करवाते थे। दूसरे लोग जो थे वो राजा थे, और ये जो राजा थे वो लड़ाइयाँ वगैरह किया करते थे, युद्ध किया करते थे, राज्य करते थे। तो ये इनकी कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो थे वो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे। जो राजा थे, ये इनके राज्य की बड़ी बड़ी राजधानियाँ हुआ करते थे, इनके पास सेना हुआ करते थे, ये कर वसूलते थे, और इनकी मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी शासक बन जाता था। और उत्तराधिकारी तौर पर उत्तराधिकारी का जो वंश वो था, कार्य था, उस मतलब राजा के बाद उसका पुत्र ही जो था वो राजा बनता था, उसी को उत्तराधिकार नियम कहा जाता था। तो ये चीज़ें थी वो। खैर, राजा के बारे में हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, तो अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है कि जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जो जनता यानी लोग, पीपल्स, और समुदाय, सेक्ट, इनके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक जो था जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा जो था विश्व। एक जो था जन था, पीपल, जो हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है, और दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला। वैश्य से ही जो वैश्य एक प्रजाति होती है, उसी से वैश्य निकला है। और इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में इतना डिस्कस नहीं करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि वो 4 सेक्ट होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 सेक्ट होते हैं। इन्हीं 4 सेक्टों में से जो ये तीसरा वाला है वैश्य, वो निकला है विश्व से। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है, ऋग्वेद में जो विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। किसके? विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। इसीलिए हमें पुरुजन या वेश, भरतजन या वेश, यदुजन या वेश जैसे उल्लेख मिलते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री में सेक्ट हैं जो हमें इन सेक्टों के नाम मिलते हैं। भरतजन, भरत कबीला, तो ये एक सेक्ट है, समुदाय हैं जिनकी हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये हमें उसमें मिलते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, और वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, यानी अपने आप को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी ये जो लोग थे, ये जो जन और विश्व थे, ये कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं में खुद को आर्य कहते थे, और जो इनको विरोधी या जो दूसरे लोग थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। अब जो दस्यु या दास थे वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और शायद में भी हो सकता है कि दूसरी भाषाएं बोलते थे, इनकी जैसे भाषाएं नहीं बोलते थे। साथ ही बाद के समय में एक दास शब्द का उल्लेख आता है, और अगर स्त्रीलिंग में बात की जाए तो दासी। इसका मतलब था कि गुलाम।
जो दास और जो दासी हुआ करते थे, इनका मीनिंग हुआ करता था गुलाम। लोग इन्हें गुलाम बना कर रखते थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। इस समय उसके बाद धीरे धीरे आगे प्रचलन आएगा कि दास और दासी जो थे उन्हें खरीदा भी जाता था, लेकिन अभी इस समय वो लोग होते थे जिन्हें युद्ध के समय में बंदी बनाया जाता था। साथ ही उन्हें ये भी माना जाता था कि ये उनके मालिक की जायदाद है। मालिक की जायदाद मतलब कि मालिक पर इनका क्या है, पूरा अधिकार होता था। मालिक का पूरा अधिकार होता था। जो भी मालिक इनसे काम करवाना चाहे वो सारे काम इनसे करवा सकता था। उसके बाद उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी टाइम की बात है, तो दूसरी जगह में कुछ अलग चीज़ों का विकास हो रहा होगा, क्योंकि हर जगह एक ही चीज़ें तो नहीं चलती हैं। तो आखिर वहाँ जो विकास हो रहा था वो क्या हो रहा था? तो खामोश, नेक्स्ट टॉपिक है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो इसे देखते हैं कि ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब हो गया कि बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। जैसे अलग अलग जगह जो चीज़ें चल रही थी वो शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर जो थे वो क्या है, दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। दफन करने की जगह मतलब लोगों की जब डेथ हो जाती है तो उन्हें दफन किया जाता है, तो वहाँ पर एक सेट से लगाए गए थे। जहाँ पर दफन किया जाता है वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट से लगाए गए थे। उसके बाद महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। और ये जो प्रथा है, ये जो महापाषाण कब्रें जो मतलब एक बड़ा पत्थर हुआ करती थी, तो ये जो प्रथा थी वो कब स्टार्ट की गई थी? 3000 साल पहले की गई थी। साथ ही में ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो प्रथा थी वो दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण भी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अब देखिए ये इस टाइप से ये है बहुत सारे पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की तो उन्हें बहुत सारे पत्थर मिले हैं और एक अकेला पत्थर मिलता है जो प्रमाण है इन कब्रों को दर्शाते हुए। ये देखिए ये पत्थर मिला हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है और ये सेट से पूरा ये पत्थर जो चारों तरफ से वो किए गए हैं, सेट किए गए हैं। उसके बाद ये भी है, ये महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के कुछ सामान हैं और ये घोड़े के लिए सामान जो उससे कुल्हाड़ियों से काट कर एक कटार टाइप बनाया जाता था, ये इस टाइप से। ये देखिए आप, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और हमारी एनसीईआरटी में इमेजेस दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, यानी उस समय का जो समाज था आखिर उसमें कितनी असमानताएं थी उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो पुरातत्वविद जो हैं वो उनका ये मानना है कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें जो मरे हुए व्यक्तियों की होती हैं, सीधी सी बात है, जो कंकाल या जो हड्डियां मिलती हैं, जो इंसान मर जाता है उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो उसके साथ जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सीधी सी बात है मरे हुए व्यक्ति की होंगी। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना अगर दूसरी कब्र से की जाए तो उसमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब ज़्यादा चीज़ें कैसे मिलती हैं? जैसे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मंगे और एक शंख पाए गए हैं। ये किसके? एक व्यक्ति की कब्र खोदी गई या जब कंकाल उसका मिला तो उसके साथ 3 सोने के मनके और शंख पाए गए। साथ ही में दूसरा जो कंकाल था उसके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को भिन्नता से दर्शाता है। सही बात है, अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो जब दफनाएगा व्यक्ति को तो अच्छे से उसका पूरा संस्कार मतलब उसका पूरे संस्कार करता है, उसे पूरा सजाता है। जैसे कहा जाता है कि
अगर लड़कियों की डेथ हो जाती है तो जब वो मर जाती हैं, अगर शादी हो गई हो तो भी उन्हें पूरा श्रृंगार करके उन्हें वो दफनाया जाता है। तो अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो ज़्यादा चीज़ें करता है, और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके पास कम ही रिसोर्सेज होते हैं, वो कम ही चीज़ें करता है। तो सेम यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति के साथ 33 सोने के मन के और शंख मिलते हैं, और वहीं दूसरे व्यक्ति के साथ दफनाए गए उसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। तो ये हमारी समाज जो इसमें जो समाज था उसमें कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। जैसे कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। अनुयायियों का मतलब है कि फॉलो करने वाला या बात मानने वाला। उसके बाद क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं। कब्रगाहों का मतलब होता है कि जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। तो क्या ये भी जो कब्रगाहें भी जो थी वो भी क्या खास लोगों के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जैसे महापाषाण जो हैं उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है हस्बैंड या वाइफ जो रहे हों तो उनकी ये विश रही हो कि उन्हें डेथ के बाद एक साथ दफनाया जाए। तो हो सकता है जो पहले मर गया उसे दफना दी गई और जो बाद में मरा तो उसे भी उन्हीं के साथ ही दफना दिया गया। तो स्थान जो था वो एक ही रहा, लेकिन समय जो था वो अलग अलग हो गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, और ये ऐसे स्थानों में गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे। और यहाँ जो लोग थे वो आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब देखिए, अगर आप कहीं भी दफना कर चले जाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किस पर्सन को कहाँ पर दफनाया था। तो उसके लिए एक पत्थर, एक ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगा दिए जाते थे या चट्टान टाइप बना दिए जाते थे जो चिन्ह का काम करते थे। इससे लोगों को पता चल जाते थे कि हमने हमारा जो इंसान है या जो हमारा रिलेटिव उसे हमने यहीं दफनाया था, तो अगली बार भी हम इसे यहाँ दफना सकते हैं। उसके बाद इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव एक प्लेस है, तो वहाँ के व्यक्ति की वो तो इसमें अगर देखिए बात करें तो इनाम गांव जो खोजना है वो हमें ज़रूरी नहीं है। इनाम गांव जो है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। भीमा की सहायक नदी जो है घोड़ के किनारे एक जगह है। यहाँ इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। इतने साल पहले तक लोग रहते थे, अब यहाँ लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद वयस्क लोगों में प्रायः गड्ढे में जो वयस्क लोग थे उन्हें गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका जो सिर था वो उत्तर दिशा की ओर रहता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। घर के अंदर ही दफनाया जाता था का मतलब है कि घर में ही उनकी कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया जाता था, और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए हैं और 100 के पास रख दिए जाते। मतलब कि जैसे कुछ ऐसे बर्तन होते थे जिसमें शायद खाना या पानी रहा हो, तो वो क्या करते थे, जो खाना और पानी रहता था तो वो जो दफनाया हुआ व्यक्ति रहता था वो 100 के पास रख दिए जाते थे। साथ ही में एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में भी दफनाया गया। तो ये कुछ इंसान है जो हमें मिले हैं। साथ ही में बस्ती के बीचों बीच में बसा ये जो घर है वो गांव की सबसे बड़े घर जो हैं उन्हीं में से एक था, और इस घर में एक अन्न गोदाम भी था जिसमें 100 के जो पैर है वो मुड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ कहाँ लोगों ने इन्हें कैसे कैसे दफनाया था। उसके बाद कंकालों के अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो छोटे आकार में एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसे दफनाया गया तो पता कर लिया जाएगा, लेकिन अगर ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये लड़की है या लड़का है, तो आखिर हम ये पता कैसे लगा सकते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो कभी कभी जो एक कंकाल है वो एक साथ सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि
किसका हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं और कई बार महिला का गहने मिलते हैं तो महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। यानी उस समय ये जो पहला रीज़न है वो क्या है कि पहले के टाइम में जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहनते थे। तो ये समझने में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या ये कंफर्म है कि ये महिला का ही होगा कंकाल। तो कंकाल की लिंग पहचानने का अगर बेहतर तरीका देखा जाए तो उसकी हड्डियों की जांच है। महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं और उनका कटी प्रवेश कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये कुछ अध्ययन के आधारित स्रोत हैं। तो ये आप एक बार अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार स्टार्टिंग से आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो आप लोग बीच में वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो। उसके बाद इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के जो लोग थे वो आखिर क्या कार्य करते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो तिल के इन चीज़ों के बीज मिले हैं तो हो सकता है कि ये फसलें लोग उगाते रहे हों, या ये भी हो सकता है कि इनकी ज़रूरत रही हो लेकिन यहाँ पर होती ना रही हों तो ये लोग बाहर से मंगवाते हों। उसके बाद कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं। ये अंदाज़ा होता है, मतलब काट लिया गया हो जैसे, तो इस चीज़ का अंदाज़ा मिलता है। हो सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे इनके काटने के निशान है तो हो सकता है ये लोग खाते हों। उसके बाद गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। उसके बाद ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी एकत्र की जाती हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें एकत्र की गई हैं। उसके बाद नृत्य आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये 6th क्लास के बच्चों के लिए इसमें आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है ये। उसके बाद देखिए कुछ ऑलरेडी जो हमने पढ़ चुकी है, तो ये महत्वपूर्ण तिथियां दिए गई हैं। जिसे वेदों की रचना का प्रारंभ है वो लगभग 3500 साल पहले किया गया था। महापाषाणों के निर्माण की जो शुरुआत है वो लगभग 3000 साल पहले की गई थी। और इनाम गांव में कृषकों का जो निवास था वो 3600 से 2700 साल पहले तक था। और जो चरक जो है वो 2000 साल पहले किया गया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो गया है आज, जो था हमारे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी चैप्टर 6 के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। जो लॉकडाउन चल रहा है घर में ही रहिए और घर में रहकर आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए, थैंक्स।